मगर मैं ये कहता हूँ स्पेशली अपने स्टूडेंट्स को, आपको किसी की नहीं सुननी, सिर्फ प्रमोटर की सुननी। गोल्ड बीज मीन्स इट्स अ वर्चुअल गोल्ड। वर्चुअल गोल्ड मीन्स जैसे आप देखते हैं ना कि आप शेयर्स लेते हैं, शेयर को कैसे चेक करते हैं, आप अपने डीमेट अकाउंट में जाके चेक करते हैं। इसी तरीके से गोल्ड बीज आपको डीमेट अकाउंट में दिखेगा। जितना एक्चुअल गोल्ड का भाव बढ़ेगा उसका भी उतना ही भाव बढ़ेगा। या तो और ये पब्लिक के लिए बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट है। आई स्ट्रांगली, मैं ये रिकमेंड करता हूँ अर्ली स्टेज से एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो इक्विटी में। एंड अर्ली से आप एक बार थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं? फर्स्ट सैलरी, ओके, फर्स्ट सीधा क्लियर कट है, आपको फर्स्ट सैलरी आ गई, उसका मेजर पोर्शन इन्वेस्टमेंट करो। मान लीजिए किसी ने अपना करियर चालू करा, इन्वेस्टमेंट करा धीरे धीरे धीरे, मैं ये कहता हूँ जब आपका इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए के पार हो जाए उसी दिन आपको इंश्योरेंस स्टार्ट कर देना है। हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ सवाल दैट मैटर्स। व्यूअर्स, आपको जैसे पता है कि हम एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आते हैं, ऐसे लोगों की कहानियां आपके सामने लेकर आते हैं जिनसे आपके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती है और साथ ही आई एम श्योर आपको मोटिवेशन भी मिलता है। तो आज उसी कड़ी में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट स्टूडियो में मौजूद है, मिस्टर विजय कौशिक। Mr. Kaushik, thank you so much. He's a financial trainer and I would like to call him as an economic analyst. He is guiding me today for a podcast on personal finances क्योंकि विजय जी मुझे भी अपने personal finance के बारे में कुछ नहीं पता है. So I want you to take this conversation ahead and please tell people like me कि जिनके पास पैसे हैं उसको सबसे बढ़िया कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है? मेरे को क्या लगता है दीक्षा कि उन लोगों को इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए अपना करियर, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इक्विटी में ना आप कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या इक्विटी पूछूं आपसे तो क्या है? शेयर मार्केट। ओके, तो शेयर मार्केट में अगर कल मैं चाहूँ, मैं 10,000 रुपए हैं मेरे पास स्पेयर पड़े हुए, आपने बोला इक्विटी में इन्वेस्ट करना, तो हाउ टू स्टार्ट? देखिए सबसे पहले ना मैं ये कहता हूँ कोई रॉकेट साइंस वैसे ये नहीं है। सबसे पहले जो भी कोई इन्वेस्टर कर रहा है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रही है, आपका कुछ ना कुछ तो एक एक्सपीरियंस भी है और आपका एक एजुकेशन भी है। उस एक्सपीरियंस में मान लीजिए आज आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है किस पर्टिकुलर सेक्टर का, आप उस सेक्टर के बारे में रिव्यू करिए कि अगर मैं इस सेक्टर में कोई कंपनी चलाऊं, कोई प्रोडक्ट सेल करूं, बनाऊं, तो वो आई एम श्योर स्केल होगा, क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री का अब पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आप क्या करिए, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके उन कंपनी को आइडेंटिफाई करिए जो आपके ही सेक्टर की है, और उसमें आप फिर इन्वेस्टमेंट करिए। देखिए होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, आप किसी कंपनी में पैसे लगाइए, अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है तो फिर शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ बनेगी। तो आपके पास एक्सपीरियंस है, इसका मतलब है आपको उसकी नॉलेज हो चुकी, आप उस नॉलेज को यूज़ करिए, स्टॉक को आइडेंटिफाई करिए जो जिस चीज़ की आपको नॉलेज है। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं FMCG सेक्टर में जॉब करता हूँ, मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब मुझे पता है कौन सा प्रोडक्ट चलता है और कौन सा नहीं चलता, किसकी डिमांड, जैसे कोई बिस्किट्स है उसकी अच्छी डिमांड है आज की डेट में, तो और मैं भी इस टाइप की सेक्टर में जॉब करता हूँ, कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मैं उन्हीं कंपनी को बाय करूँगा जो इस टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक ब्रिटानिया। ये केस स्टडी के लिए बता रहा हूँ मैं। अब आप ब्रिटानिया में पैसे लगाइए और उसको ना टाइम दीजिए। जब आप खुद कोई अपना बिजनेस चालू करेंगे, पहले फैक्ट्री लगाएंगे, एम्प्लॉय हायर करेंगे, प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केटिंग होगा, टाइम लगे, फिर वर्ड ऑफ माउथ, भाई लोगों को पता लगेगा, प्रोडक्ट अच्छा है, रिपीट आएगा, ऐसे धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगा, नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। तो एक बेसिक केस स्टडी है, किसी के लिए भी मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि अपनी नॉलेज का यूज़ करिए, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करिए। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, यू डोंट हैव टू वॉच एनी शॉर्ट्स रील और कुछ नहीं। जब आप खुद की सुनते हैं तो शायद बड़ा पैसा बना पाते हैं। जैसे आपने बताया, तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम कोविड का लेते हैं। कोविड के टाइम पे सडनली सब घर पे बैठे थे, जब लॉकडाउन था, लोगों को लगा कि उस वक्त शेयर मार्केट सब कुछ बंद था, बट मेडिकल कंपनीज या डिवाइसेस की कंपनीज के शेयर बढ़ने लगते क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी। तो उसी तरीके से सपोज कोई, अगर आपने FMCG का एग्जांपल लिया, उसी तरीके से अगर कोई कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है तो उसको अपने प्रोडक्ट्स का आइडिया होगा, तो वो उसके लिए न्यूज़ फॉलो करते रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं? न्यूज़ एक पार्ट है और दूसरा ये एक एग्जांपल दिया, आपने रियलिटी का एग्जांपल दिया।
अब रियलिटी में DLF भी है, गोदरेज भी है। अब अगर किसी को अब रियल स्टेट का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मान लो 10 साल का, 20 साल का, तो उनको ये पता है रियल स्टेट के चैलेंजेस क्या है, रियल स्टेट की डिमांड क्या है, मार्जिन्स क्या है। तो आप क्या करें, उन कंपनीज को रिव्यू करें जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं। अब रिव्यू करने के लिए क्या करना है, कंपनी की वेबसाइट्स, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और कंपनी के मैनेजमेंट से भी बात करना चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट सपोर्टिव होता है? मैडम यस, वो बात करते हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ना लोग ना सोशल मीडिया पे सबकी बात सुनते हैं, मगर उस बंदे की बात नहीं सुनते जिसकी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं। Very- देखो ये एक बहुत बड़ा एक मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि दोस्त आप ना पूरी दुनिया से बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, शायद एक्सपर्ट्स को भी सुन रहे हो न्यूज़ चैनल्स पे, आप सोशल मीडिया को भी फॉलो कर रहे हो, मगर मैं ये कहता हूँ स्पेशली अपने स्टूडेंट्स को, आपको किसी की नहीं सुननी, सिर्फ प्रमोटर की सुननी है। अब उसकी बात पे, उसकी गाइडलाइंस पे अगर आपको कन्विक्शन है, स्टे इन्वेस्टेड, अदरवाइज लीव इट। अब होता क्या है, अब देखिए टाइम टू टाइम आपको पता है रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के, हर क्वार्टर में, हर जो भी कंपनी काम करती है 3 महीने में बताते हैं भाई हमारा ये रिजल्ट है। ओके। हम एक क्वेश्चन नहीं पूछते उससे या उसकी बात नहीं सुनते। अब एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, मैं या कोई भी पेरेंट अपने बच्चों की स्टडीज पे खूब पैसे लगाते हैं, और क्योंकि भाई एक तरीके की वो इन्वेस्टमेंट, बच्चा 12 साल तो स्कूल में जाता है, फिर कॉलेजेस में जाता है, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करता है, तो ये टोटल जर्नी 15 से 18 साल की होती है। क्या लगता है आपको, कोई पेरेंट्स क्या अपने बच्चों से सवाल नहीं पूछते कि भाई कैसी परफॉर्मेंस रही, पैसे लगा रहे ना, फिर उनको उनकी फ्यूचर की भी चिंता है, इसलिए क्वेश्चन पूछना जरूरी है। मेरे पेरेंट्स से पूछा था, मैं अपने बच्चों से भी पूछता हूँ, शायद आपके साथ भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर रिजल्ट जब भी आता है उनसे पूछते हैं, अच्छा रहा तो वी अप्रिशिएट, अगर थोड़ा सा मान लीजिए एक्सपेक्टेशन नहीं हमारी अचीव हो पाई या उसकी खुद की नहीं हो पाई, तो हम उसको हेल्प करते हैं या उससे सवाल पूछते हैं भाई और क्या कर सकते हैं या आप क्या करोगे। हम अपने बच्चों से तो सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हम उस पर पैसे लगा रहे हैं, मगर वही पैसा जब हम किसी और कंपनी में लगा रहे हैं तो उसके प्रमोटर से एक सवाल नहीं पूछ रहे, तो इतनी नाइंसाफी क्यों। वेरी ट्रू। तो ये इसका एक रीजन शायद ये हो सकता है कि लोगों को ये बात ही नहीं पता कि ये सब होता कैसे। आपने आज एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया और आज आप मेरे सामने बैठे हैं, ये आप ही बताइए कैसे होता है। देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि आप लोगों को उन चैनल्स को फॉलो करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप मैनेजमेंट से बात करें। हाँ, मेरा रोल क्या होता है जब मैं पढ़ाता हूँ वो बताता हूँ। विजय जी, यहाँ पे आपका क्या रोल है? बिकॉज यू टीच फाइनेंस टू Right. पीपल एंड टुडे यू आर टीचिंग मी ऑल्सो। True. सो व्हाट इज योर रोल इन दिस? देखिए मेरा रोल ये है कि अगर कोई मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं ना, तो व्हाट टू आस्क, हाउ टू आस्क, व्हेन टू आस्क, और उसके बाद वो जो इनपुट आया है ना उसको आपको कैसे प्रोसेस करना है। ये सामने वाला तो कई बार अपना बेस्ट ही बताएगा, उसको प्रोसेस कैसे करना है वहाँ पे मेरा रोल है। ये इन्फॉर्मेशन कई बार मीडिया से भी मिल जाती है, बट उसको ना प्रोसेस कैसे करना है वो मेरा काम है, वो टीच करना मेरा काम है, और कैसे मैनेजमेंट को अप्रोच करना है वो मेरा काम है। तो इसीलिए ना जो H&I इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग टीचिंग करते हैं ना वो बिल्कुल अलग तरीके की होती है, कोई रैंडम पिक नहीं होता, बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है बिफोर पुटिंग ए सिंगल रुपी। एंड आई एम श्योर यू हैव अ बिग टीम Yeah. विद यू। सो मैं इन सारी चीज़ों पे ब्रेक डाउन करके एक एक पॉइंट पे आऊँगी, बट मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ और समझना चाहती हूँ। हम सब जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, नाउ वी आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, क्योंकि इंडिया में ऐसा कहा जाता है घर पे छत होनी चाहिए, उसी को सबसे बड़ी सिक्योरिटी माना जाता है। ट्रू। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि इंडिया में रियल एस्टेट का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? एंड माई सेकेंड क्वेश्चन टू यू इज, फॉर समबडी हु हैज़ से 15 लाख का सेविंग और पीछे से कुछ लोन लेके, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? एंड इफ यू कुड नेम द सिटीज एज वेल। देखिए पहली बात तो आपको एक सवाल का आंसर मैं दे दूं कि आपने एक तरफ कहा कि सर पे छत होनी चाहिए, दूसरी बात आपने इन्वेस्टमेंट वाला वर्ड यूज़ करा। देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर मुझे घर पे अपने सर पे छत चाहिए तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो रहने के लिए चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं क्योंकि उसको मैं बेचूंगा नहीं। ये भी एक मिथ है कि अगर लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि इसका ये घर है जो है अब 1 करोड़ का हो गया, तो 1 नहीं, करोड़ उसकी तो कोई है। वर्थ नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरे भी एक बार अपने नेबर से डिस्कशन हो रहा था, तो बता रहा था विजय वो मेरे चाचा जी रहते हैं यार, आगे तो बहुत ज़्यादा रेट हो गए, तो मैंने कहा उसको काउंट मत करो, आपके चाचा जी घर थोड़ी ना बेचेंगे। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि जिसमें तो आप रह रहे हो। तो अब ये तो एक तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो जिसमें हम रह रहे हैं। अब दूसरी बात दीक्षा, हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि क्या हमें प्रॉपर्टी खरीद के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये क्योंकि प्रॉपर्टी अल्ट्रा एक्सपेंसिव है।
एग्जैक्ट। अभी आपने क्वेश्चन भी ऐसे ही रेज करा है कि भाई क्यों इसका रेट बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत अल्ट्रा एक्सपेंसिव है। मेरे को ये लगता है कि अगर हम मिडिल क्लास की बात करें या एम्बिशियस एचएनआईज की बात करें, तो दोस्त उन लोगों को तो ये मतलब सूट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हो तो लोन भी तो 15-20 साल का ही मिलेगा। क्योंकि अभी आपको भी पता है कि एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में प्रॉपर्टी का रेट तो जस्ट स्काई रॉकेट है, 1 CR से कम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। मतलब आप अच्छा फ्लैट भी लोगे ना, एक अच्छे बिल्डर के साथ भी लोगे, तो शायद वो 2 BHK भी 2 करोड़ रुपए। और अगर आप बहुत ही बड़े प्लेयर्स की बात करें लाइक गोदरेज एंड ऑल, वो 3-4-5 करोड़ तक भी चला जाएगा 2 BHK। फ्रूट्स। तो आप इतना ज़्यादा पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास क्या इतना पैसा, मतलब जो भी ऑडियंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्या उनके पास इतना पैसा है? अगर है तो फिर वो HNI है, नहीं है तो उनके लिए ये एडवाइस नहीं है कि आप प्रॉपर्टी में पैसे डालो, क्योंकि आपको लोन भी लेना पड़ेगा। हाँ। अगर फिर भी किसी को बहुत ही हाई कन्विक्शन है रियल स्टेट में, तो उनको बिल्कुल इमर्जिंग एरिया में पैसे डालने चाहिए, अर्ली स्टेज में डालने चाहिए, और फिर उसके बाद 5 से 10 साल वेट भी करना पड़ेगा। और इसमें अगर उनको डालना भी है तो एटलीस्ट उस एरिया में डालना चाहिए। जैसे अभी जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ पे ना गवर्नमेंट खुद अपने प्लॉट काट रही है, जैसे इसके रेजिडेंशियल के, ओके। तो उसके थ्रू आपको अप्लाई करना चाहिए, तो आपको एक तो सस्ता मिलेगा और उसका एप्रिसिएशन फिर 5 से 10 साल में बहुत अच्छा होगा, तो वहाँ पे आपको एक अच्छे रिटर्न है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जेवर एयरपोर्ट जो अपकमिंग है ग्रेटर नोएडा से आगे यूपी के अंडर आता है, यूपी गवर्नमेंट के अंडर, तो लोगों को ऐसे न्यूज़ पे ध्यान बनाए रखना होगा कि कहाँ कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, वहां पे न्यूज़ फॉलो करते रहे, और फिर उसके आसपास का जो लैंड है, आप कह रहे हैं कि फ्लैट से बेटर है कि लैंड पे जाए, और वो भी अगर गवर्नमेंट अलॉटेड है तो आपको प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा। ओके। या जैसे नवी मुंबई में भी एयरपोर्ट खुला है, इससे पहले भी काफ़ी वहाँ पे लैंड प्राइस अप्रिशिएट हुए, या आप हैदराबाद की बात करें वहाँ पे भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरा यही सजेशन है, या फिर ये दिल्ली के एक और पास में जगह है खरगोदा, वहाँ पे मारुति का प्लांट लगा है, तो उसके आसपास काफ़ी लैंड का एप्रिसिएशन हुआ है। तो हमेशा अर्ली स्टेज में आपको एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप अगर आप लोन भी लेते हैं उस पर, तो फिर वो इतना बड़ा रिटर्न आ सकता है कि आपकी लोन का वैल्यू भी उतर जाए। बट इसमें आपको वेट बहुत करना पड़ेगा और स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्यों ये रेट बढ़ेगा। ओके। तो यहाँ पे आपसे दो चीज़ और पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनको लगता है कि पैसे फ्लैट में नहीं डालने चाहिए बिकॉज EMI है, एंड प्लस आप फिर जितना ले रहे हैं उतना ही आप खर्चा भी कर रहे हो। पर दूसरी पॉइंट यहाँ पे है कि लोग रेंट पे रहते हैं, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल एक हाउस होल्ड में बात होती है कि तुम 40,000 रेंट दे रहे हो, 40,000 EMI दे दो, ये आपके ओपिनियन में कैसा है? देखिए मेरा थोड़ा दूसरा सोचना है, और मैं HNI वाला स्ट्रक्चर ही बताऊंगा यहाँ पे। हर किसी को ना सबसे पहले एक सर्टेन लेवल अचीव करना चाहिए, उसके बाद EMI का बर्डन स्टार्ट करना चाहिए, फिर वो बर्डन ही नहीं रहता। वैसे तो दो केस लेते हैं, पहले एक केस में एक बंदा सीधा प्रॉपर्टी खरीदता है EMIs पे। अब देखिए कहीं ना कहीं आप दिल्ली NCR से हैं तो आपको भी पता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है, फिर भी एक मिडिल क्लास एक अच्छा घर जो भी अपनी फैमिली को दिलाना चाहते हैं उसके लिए लेना चाहता है, आपके हिसाब से कितने का फ्लैट है? 1 CR 1.5 CR से कम कुछ भी नहीं है। जो पसंद आएगा आप वो बताओ। 2 CR भी जा सकते। 2 करोड़ रुपये, चलो 1.5 करोड़ से स्टार्ट करते हैं। 1.5 CR का उसका एक फ्लैट है, उसके लिए वो कितने पैसे डाउन पेमेंट करेगा? 50 लाख रुपए मान लें। हाँ। 1 करोड़ रुपये तो उसको EMI पे लेना पड़ेगा। उसको ये लोन किस एज में मिलेगा? चलो 35-30, हाँ। कितने टेन्योर का मिलेगा? 20 साल। 20 साल का। 35 साल में लोन मिल रहा है, 55 साल में लोन उतरेगा, ट्रू। तो इसका मतलब है उसमें पैसे नहीं है, इसलिए वो लोन ले रहा है। तो वो वेल्थ कब बनाएगा? 55 साल का तो हो गया, उसके बाद बच्चों की स्टडीज़ हैं, अपना शादी है, फिर उसको अपनी रिटायरमेंट भी प्लान करनी है, वेल्थ कब बनेगी? वेल्थ का तो कोई टाइम ही नहीं है, जो आप कमा रहे हो वो तो आने से पहले चला चला जाए, जा रहा है। आने से पहले ही चला जाए। आई थिंक सारे मेट्रोज में यही हो रहा है यहाँ पे के साथ। ऐसे ही हो रहा है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए अगर कोई हिस्टोरिकल चार्ट देखना चाहे, SDFC, केवल SDFC की बात करें, नॉट HDFC बैंक, ये इनका जो प्रोडक्ट था वो होम लोन था। अब तो खैर ये HDFC बैंक में मर्ज हो चुका है। आप देखिएगा ये 90-95 के बीच में लिस्ट हुआ था मार्केट के अंदर, आई थिंक 27 रुपीज़ पे, और ये 2 साल पहले HDFC बैंक में मर्ज हुआ है। तब आप ये देखिएगा कि इसका जब ये मर्ज हुआ था SDFC में, तो इसका भाव 2700 था। 100x का रेट है। इसका मतलब ये है कि होम लोन की डिमांड तो है। तो दोस्त मगर फिर वेल्थ कैसे बनेगी? आप ठीक है आपके घर सर पे छत आ गई,
मगर आपने फिर लाइफ में और क्या करा घर के अलावा? एग्जैक्टली। तो ये वेल्थ बनाने का तरीका है। अब मिस्टर बी की बात करते हैं। ओके। जो HNI स्टाइल से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है और प्लानिंग करता है तो वो मिस्टर बी को हम एज्यूम कर रहे हैं। ओके। मैं ये रिकमेंड करता हूँ अर्ली स्टेज से एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो इक्विटी में। एंड अर्ली से आप एक बार थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं? फर्स्ट सैलरी, ओके। फर्स्ट सीधा क्लियर कट है, आपको फर्स्ट सैलरी आ गई उसका मेजर पोर्शन इन्वेस्टमेंट करो। से 22 एज से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। अब आपको 35 साल तक 12 साल है, आप एक अच्छा कॉर्पस बना लो। अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ना बात करूँ 12-15% के हिसाब से भी अगर आपका पोर्टफोलियो बने, आप मेरे हिसाब से 2 करोड़ से 5 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। अब हाँ चलो 2 करोड़ एज्यूम कर लेते हैं, बहुत बड़ा फिगर नहीं क्योंकि उसका कम सैलरी कम इन पैसे लगा रहे हैं, बट स्टिल मुझे लगता है 2 करोड़ रुपए वो बन जाएगा जब वो एक्सेल पे डालोगे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई फ्लैट फार्मूला नहीं दे रहा, इतना परसेंट डालो, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में डालो। और यहाँ मैं एक हाईलाइट करता हूँ, इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि उसको ना अपनी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के साथ करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस। ओके, दिस आई वांट टू कम बैक ऑन। तो अब वो बंदा क्या करेगा, पैसे लगाएगा 35 साल तक 2-2.5 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बना लिया, एज्यूम कर रहे 2 करोड़। अब आप यहाँ पे मैथ समझिए, साल का 15% बढ़ रहा है 2 करोड़ का, तो आपको साल के 30 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। उधर आपने 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया क्योंकि 50 लाख रुपए की डाउन पेमेंट, अब आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। होम लोन कितने परसेंट पे? 7 to 8%। 7 to 8%। 8% एज्यूम कर रहे हैं, साल का 8 लाख रुपये जाना है और आपको 30 लाख रुपया आ रहा है, मैथ समझिए। और वो जो आप इन्वेस्टमेंट्स है ना वो स्लोली और ग्रेजुअली कंपाउंड के साथ बढ़ रही है 2 करोड़ रुपए। तो मैम ऑलमोस्ट हर 3 साल में 4 साल में आपका पैसा वो तो डबल ही हो रहा है, ये तो 1 करोड़ भी कम ही हो रहा है। और दैट टू 8 लाख रुपए आपके जा रहे हैं और आपके 30 लाख रुपए आ रहे हैं, आपका कोई बर्डन ही नहीं। और जब ये पैसा आज से 15 साल बाद 20 साल बाद देखोगे तो एक बड़ी वेल्थ में कन्वर्ट हो चुका होगा ये 2 करोड़ रुपया, और उधर आपका लोन उतर चुका होगा। तो मेरा कहने का मतलब है पहले अपने आप को उस लेवल पे लेके आइए, कम से कम 5 करोड़ के लेवल पे, उसके बाद आप कोई भी लोन लीजिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपकी वेल्थ बनती जा रही है, आपने अपना इनकम का सोर्स रेडी कर लिया, इधर आपका आउटगोइंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी सेक्टर है जहाँ पे इनिशियल सैलरी 25-30,000 भी है, राइट। उनको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा ना सिर्फ एक्सेल पे ना 2 बातें लिखे, उसने खर्चा कहाँ कहाँ करा है। अगर वो सीरियस है अपने वेल्थ को लेके तो उसको दिखेगा बॉस आधे तो मैं फालतू के खर्चे कर जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो एक्सेल पे देखे और जितना बचा सकता है वो बचाए। मैं यहाँ पे थोड़ा एक डीप डाइव करता हूँ। मैं जितने भी HNI अल्ट्रा HNI से मिले हूँ आज तक, तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो जिसको एक जनरेशनल पैसा मिला है लेगेसी में, एक बंदे ने खुद बनाया है या उसको जनरेशनल मिला। जिसको जनरेशनल मिला है तो या तो फादर या ग्रैंडफादर ने दिया होगा, ग्रैंडफादर या फादर या जो बंदा भी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा है खुद अपने दम पे। इन तीनों में ना एक चीज़ कॉमन है, अगर वो आपके व्यूअर्स फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो राइट पाथ पे हैं। वो क्या रास्ता है, उन लोगों को जब तक वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर लेते, मान लीजिए 5 करोड़ का या कोई भी और लेवल, जब तक उनको एक नैरो लेन में चलना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, खर्चे काटने पड़ेंगे। नैरो लेन का मतलब बड़ा प्लेन सिंपल है कि उन लोगों को कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना ऑन डेप्रिशिएटिंग एसेट, दैट टू ऑन EMIs। क्लियर डेफिनेशन। एंड डेप्रिशिएटिंग एसेट सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है गाड़ी, बहुत सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा ज्यादातर चीजें डेप्रिशिएटिंग एसेट है। अगर आप टारगेट ओरिएंटेड है ना फिर आपको डिस्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना चाहिए, गाड़ी भी है, फोन भी है, घूमना फिरना भी है। आपको देखिए ये हो सकता है अभी किसी को अपील ना करे, मगर आप एक बार कुछ टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और जैसे ही आप अपना टारगेट अचीव करोगे उसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसके बाद खुले छूट है कि आप कुछ भी करो, आपको जो खर्चा करना है आप करो, तब भी आप खर्चा कर नहीं पाओ। ऐसे भी लेवल्स आ जाते हैं कि बस आपको जो करना है आपने कर लिया, बट अब आप अपने टारगेट पे ही स्टिक है। तो ये है। इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रही थी कि जैसे आपने इक्विटी की बात करी, राइट। अब काफ़ी गवर्नमेंट जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में भी RD अकाउंट्स होते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एंड प्लस सरकार की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, अभी एक अटल पेंशन योजना आई थी, तो ऐसी काफ़ी
स्कीम्स जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप पैसा बचाएं, तो इनके बारे में आपका क्या गाइडेंस है? दीक्षा, मेरे को लगता है दुनिया ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो अब ना हमें एफडी, अटल पेंशन योजना या ये सब योजनाओं से ना आगे जाना पड़ेगा। हाँ, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। या एटलीस्ट आप मतलब जो अगर किसी के बड़े ड्रीम्स हैं, एक लग्जूरियस लाइफ जीनी है, तो वो तो अचीव कुछ नहीं होगा इससे। हो सकता है सर्वाइवल हो जाए, बट एक आप बड़ा वेल्थ चाहते हैं तो वो तो देखो अचीव नहीं होगा। तो आपको करना क्या चाहिए, मैं ये कहता हूँ आप स्लोली और ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट्स करें इक्विटी मार्केट में स्टडी करने के बाद, और उसका इंश्योरेंस जरूर लें। आप अपनी वेल्थ आज नहीं तो कल बड़े अच्छे लेवल पे आप पहुंचे। आपने इंश्योरेंस की बात करी, जो आपने इन्वेस्टमेंट पे इंश्योरेंस अभी कुछ देर पहले भी कहा Right. था, तो पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस, फिर एक टर्म इंश्योरेंस, और उसके बाद आपने कहा इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। राइट। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पूरी इंडिया में आई एम द ओनली ट्रेनर हु टीचेस द इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस। ओके। अब मैं बताता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। मान लीजिए किसी ने अपना करियर चालू करा, इन्वेस्टमेंट करा, धीरे 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 धीरे, मैं ये कहता हूँ जब आपका इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए के पार हो जाए, उसी दिन आपको इंश्योरेंस स्टार्ट कर देना है। कहाँ से मिलेगा? एक्सचेंज से मिलेगा। और ये स्ट्रैटेजिक एक डिसीजन होता है, कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं होता। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं और इंश्योरेंस लेके चलना है, और 20 लाख के ऊपर आपको लेना ही है, और ये एक्सचेंज से मिलेगा। जैसे जैसे आपका इक्विटी पोर्टफोलियो ग्रो होता रहेगा, मंथ ओवर मंथ आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस लीजिए। जैसे जैसे आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का पीक बने, आप तुरंत लीजिए इमीडिएट बेसिस पे। इसका एडवांटेज ये होगा, नया पीक बना पोर्टफोलियो का, बड़ी ऊंचाइयों पे चला गया, उसी दिन ले लीजिए। एडवांटेज ये है, आपने अपने पोर्टफोलियो की हाईएस्ट वैल्यू को प्रोटेक्ट कर। ओके। दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट वेल्थ। अदरवाइज दीक्षा होता क्या है कि एक वेव आती है, पोर्टफोलियो बहुत ऊपर चला गया, कुछ तो करा नहीं, फिर वो नीचे आ गया, फिर वेट करो 4-5 साल। एक एग्जांपल के लिए 2008 में 2007 में और 2008 में मार्केट का पीक लगा था, बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद इमीडिएटली करेक्शन आ गया मार्केट के अंदर। अब आप ये देखिए, 6300 का इंडेक्स ऑलमोस्ट 2200 आ गया था, 65% का करेक्शन था उसमें। 6300 सीधा 2500 तो 22 1/3 रह गया। अब आप ये देखिए, ना तो लोगों ने उस पीक पे कुछ करा, ना यहाँ कुछ करा, और आपको पता है वो वापस पलट के 6 साल बाद उसी लेवल पे आया था, आफ्टर 6 ईयर्स। ओके। तो 6 ईयर्स तक तो मेरे को कोई खास रिटर्न नहीं आया। मगर अब मैं HNI स्टाइल बताता हूँ, वो क्या करेगा, जैसे जैसे पीक लगेगा मार्केट का, वो इंश्योरेंस कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर उस पीक से मार्केट गिर गया, तो जितना भी करेक्शन आया है, मतलब मार्केट में गिरावट आई है, आपको उसका 90% इंश्योरेंस से रिटर्न मिल जाएगा। तो आपकी वेल्थ बन गई ना वही वाली। हाँ। तो अब आपको पैसे मिल गए, मान लीजिए मार्केट में मेजर करेक्शन आया, पैसे मिल गए इंश्योरेंस से, आप उसको वहीं डिप्लॉय कर दीजिए, वहीं पे लॉक कर दीजिए। हाँ भाई, जैसे पीक लगा, एग्जांपल लेते हैं, आज आपने 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी लगाई, करोड़ रुपए पे पहुंच गए, एग्जांपल लेते हैं, इंश्योरेंस कर दिया, आज आपको बिल्कुल पीक पे इंश्योरेंस कर दिया। उसके बाद आपको उस इंश्योरेंस का फायदा तब होगा जब मार्केट में गिरावट आई। ये एज्यूम करते हैं 1 करोड़ के बाद मार्केट में गिरावट आ गई और आज वैल्यू आपके पोर्टफोलियो की 35 लाख है। ओके। 65 लाख का करेक्शन है, मैडम आपको करीब 55 लाख रुपीज इंश्योरेंस से मिल जाएंगे। मतलब आपको पैसा कहीं डूबेगा नहीं। हाँ, अब उसको आप री इन्वेस्ट कर दीजिए उस बॉटम पे, जहां पे बहुत अच्छी कंपनियां आज की डेट में सेल पे अवेलेबल है। कई बार मुझे ना बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं विजय ये बॉटम तो हमने भी पकड़ लिया था इतनी गिरावट में। मैंने कहा थैंक यू सो मच। अब ये बताओ तुमने पैसे कितने लगाए था उस बॉटम पे? एक सैलरीड क्लास कितने पैसे लगा दे? 30,000 1 लाख। मैक्सिमम। दूसरा बंदा 55 लाख रुपए लगा रहा है, कोई कंपैरिजन है? बिल्कुल भी नहीं। तो तीसरी बात, मैं उससे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, तू ये पैसा लाया कहाँ से? कोई कहेगा जी मैंने बैंक से विड्रॉ करा है, मैंने FD ब्रेक कर दी, घर वालों से लिया आया, या मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, यही सब करेगा जो उसकी एसेट है उसमें से। मगर इस बंदे ने सिर्फ इंश्योरेंस लिया था, मिस्टर बी ने, और वो जिस दिन वो ट्रिगर हुआ, आपको मार्केट से पैसे मिल गए और आपने उसको यूटिलाइज कर लिया। ये स्मार्ट मूव्स होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने, बहुत से लोग देते हैं भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, दूसरा बंदा की यार उसकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी। कोई किस्मत अच्छी नहीं है, बंदा ना दिमाग से चल रहा है। अब स्ट्रैटेजिक मूव है उसके सारे, तुम्हारी तरह भगवान भरोसे नहीं बैठा। तो भाई आप जब स्ट्रैटेजिक मूव पे मूव लोगे,
तभी तो आपको वो चीजें एडवांटेज होंगी। ट्रू। तो और कुछ लोग ना भावनाओं में आके उल्टे सीधे ट्रेड्स करते हैं स्टॉक मार्केट। हाँ आई डोंट रिकमेंड इट। ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें आपको लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यस, क्यों आंख बंद करके तुम क्यों, आपको पता है मतलब अगर मैं आज कोई गलत डिसीजन लेता हूँ ट्रेडिंग को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, मुझे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सॉरी बोलना पड़ सकता है। हाँ, क्योंकि आपके लॉसेस इतने ज्यादा हो यस, सकते हैं। तो जो HNIs है ना, वो लोग फालतू की बातें या फालतू के डिसीजंस नहीं लेके सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंश्योरेंस के साथ करेंगे। जैसे जैसे पीक बनेगा इंश्योरेंस करते चले जाएंगे, और जैसे ही करेक्शन आएगा ये समझ लीजिए ये उनका वेल्थ ट्रिगर है। हाँ, मतलब उन्होंने अपने उस पैसे को वहीं के वहीं लॉक कर True. लिया, और जितना अभी तक कमाया था वो सेफ है। ट्रू। और जो अगर लॉस हो भी जाए वो इंश्योरेंस से रिकवर होके देन अगेन, लेकिन वो एडिशनल इनपुट है जो कहीं पे वो दोबारा यूज कर सकते। अब मैडम एक बात मैं बताता हूँ, 2008 का जो बॉटम लगा था ना 2200 का, जिस बंदे ने वहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा डाला होगा, अपनी जेब से नहीं निकाला इंश्योरेंस का, बट उसका ओनर वही है, वहाँ से मार्केट 10x है। तो इसका मतलब है उस गिरावट पे आपका पोर्टफोलियो था 90 लाख रुपए का, कैसे था, 35 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो वैल्यू लेके था, 55 लाख रुपीज़ मार्केट से मिले, 90 लाख, वहाँ से 10x है, ऑब्वियसली। 9 करोड़ आप HNI में चिकन। तो आपने जैसे बोला कि मार्केट का लो आएगा, राइट। अगर आप कुछ जेनेरिक कंपनीज का नाम ले पाए कि लोग इन कंपनी में पैसा डाल ही दो तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ सजेस्ट कर देखो, मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि मैंने एक ट्रेनर हूँ, मैं कोई एडवाइज़र, एज अ ट्रेनर मैं ये कहता हूँ आप अपनी नॉलेज पे पैसे लगाइए, उसको अपग्रेड करिए। जिस भी सेक्टर में आपका कन्विक्शन है, जिस भी प्रोडक्ट में आपका कन्विक्शन है, जिस भी, अच्छा कोई भी एक आप प्रोडक्ट बताइए एज अ फीमेल कि विजय ये प्रोडक्ट तो चलेगा ही चलेगा, इसकी बॉडी चलेगा ना, तो मैडम ये तो मतलब नेवर एंडिंग डिमांड है। जो कंपनी इसको बनाती है आप उसकी स्टॉक ले लीजिए। वेरी सिंपल। Okay. Again, now I'm coming back to real estate again because it is something which touches everyone's life. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जी हम ना गोवा में फ्लैट ले लिया हमने, गोवा क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ फ्लैट ले लिया, उसकी EMI इतने साल में उतर दी, अब वहाँ पे हमने उसको Airbnb में कन्वर्ट कर दिया। ये कैसा डिसीजन? मेरे को लगता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, अपनी इंजॉयमेंट के लिए ना। अब वहाँ पे आपको वंस इन ए ईयर जाना है, होटल ले लो 5 स्टार, कोई भी कुछ भी ले लो, इससे बढ़िया ये इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि अगर आप इक्विटी में करते हैं या आप लोग अगर प्रॉपर्टी में भी करना है तो इमर्जिंग जो सेक्टर्स हैं, एरियाज हैं, वहाँ पे करेंगे तो वैल्यू एप्रिसिएशन काफ़ी हो। जैसे अगर कोई कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करे, शॉप्स करना चाहिए। उसके क्या बेनिफिट्स और डिसीजन? मैडम कमर्शियल में तो आपको ना रेट हाइक बहुत अच्छा मिलता है और ज़बरदस्त प्राइस हाइक मिलेगा आपको जब भी उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अर्ली स्टेज में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो जैसे ही वो पीक पे आएगा तो वहाँ पे ना आपको प्राइस एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है। ओके, अब मैं आ जाती हूँ सबसे हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पे, जो कि ज्वेलरी होती है। राइट। अगेन जैसे आपने घर के लिए बोला, कोई भी अपनी ज्वेलरी बेचता नहीं है, लेकिन दिमाग में होता है कि मेरे पास इतना लॉकर में रखा हुआ है, Right. हार है, रिंग्स हैं, जो भी। तो गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट कैसा रहता देखिए, इसको ना आज की डेट में ETFs बोला जाता है, गोल्ड ETF एंड सिल्वर ETF। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि लोगों को गोल्ड और सिल्वर में कुछ पोर्शन इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक तो इंडिया का ट्रेडिशन ही है भाई गोल्ड तो होना ही चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितना कर पाएंगे, घर में भी एक रिस्क है। आप वर्चुअल गोल्ड में करिए, वर्चुअल गोल्ड इज नथिंग बट गोल्ड ETF, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, स्टॉक मार्केट के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओके, और बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप कितना ही खरीद सकते हो, कितना ही बेच सकते हो, और इसको मिनिमम यूनिट्स में भी खरीदा जा सकता है। आजकल ये ना करीब 150-200 के बीच में है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत है, तो एग्जैक्ट प्राइस तो वो लाइव ही पता लगेगा। तो उसके बीच में हम 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है। ओके, तो जिसका जितना अपना पॉकेट अलाउ कर रहा है, एक उन लोगों को हर महीने उसके मल्टीपल में, जो करंट प्राइस है उसके मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। जैसे कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बिस्किट, गोल्ड बार, क्या? गोल्ड बीज। ओके, व्हाट इज दिस? गोल्ड बीज मीन्स इट्स अ वर्चुअल गोल्ड। वर्चुअल गोल्ड मीन्स जैसे आप देखते हैं ना कि आप शेयर्स लेते हैं, शेयर को कैसे चेक करते हैं, आप अपने डीमेट अकाउंट में जाके चेक करते हैं, इसी तरीके से गोल्ड बीज आपको डीमेट अकाउंट में दिखेगा। जितना एक्चुअल गोल्ड का भाव बढ़ेगा उसका भी उतना ही भाव बढ़ेगा। ओके, या तो और ये पब्लिक के लिए बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड। ओके। सो विजय जी, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहती हूँ। गोल्ड
अभी पीक पे चलते हैं, Right. मतलब हम हर दिन गोल्ड के प्राइसेस देखते हैं एंड देन वी रियलाइज कि वेडिंग सीजन आ रहा है, हमें लोगों को गिफ्ट करना है, हाउ विल बी एबल टू अफोर्ड गोल्ड किसी को गिफ्ट करने के लिए, या जिनके घर में शादियां हैं उनके लिए एक और बड़ी वरी है कि गोल्ड हम कैसे खरीद के रखें। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में गोल्ड और सिल्वर दोनों, क्योंकि सिल्वर भी अपने पीक पे है, हालांकि अभी रिसेंटली कम, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, Right. तो आपके ओपिनियन में, आपके ऑब्जर्वेशन में आगे क्या प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर? देखिए, दो चीज़ें हैं आपने पूछी, एक तो गिफ्टिंग पर्पज से और एक वेडिंग पर्पज से। अगर मैं गिफ्टिंग पर्पज की बात करता हूँ तो भाई सबका एक बजट होता है गिफ्ट करने का। मान लीजिए किसी का बजट है 21,000 रुपये का, उसको शगन देना है या गोल्ड का कोई सामान देना है, या 51,000 का देना है। अब पहले तो शायद 51,000 में मुझे लगता है गोल्ड की चेन भी आ जाती थी, आजकल नोज पिन भी नहीं है। हाँ, तो मैं ये कहूँगा अपना आप बजट लिमिटेड ही रखिए, जो आपका 51,000 21,000 का बजट है, और आप उस बजट में ETFs गिफ्ट कर दीजिए गोल्ड के। आप बोल रहे हैं कि जो जिसको गिफ्ट करेंगे उसका भी लॉन्ग टर्म, हाँ, तो उसका भी एडवांटेज है, उसको जब भी गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी कुछ ज्वेलरी की, तो वो ETF बेचे, कैश आ जाएगा, जाके ब्रांड न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन की ज्वेलरी खरीदी। देखिए, ज्वेलरी में एक और चैलेंज भी है, कोई भी बंदा किसी भी फीमेल को गिफ्ट कर दे, तो अगर वो फीमेल अगर 2-4 फंक्शन में पहन के चली गई तो शायद अगले फंक्शन में ना पहन के जाए। उसको लगता है कि तो मैं हर जगह एक ही चीज़ पहनती रहूँ, ये भी बड़ा चैलेंज है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करें, गोल्ड ETF खरीदें, वहाँ पे पैसा रखें, और जब भी कोई शादी आने वाली है उससे 15 दिन पहले उसको बेचें। उससे जो पैसे आएंगे उससे आप लेटेस्ट डिज़ाइन का ज्वेलरी खरीदिए, उसको एंजॉय करिए, और थोड़े बहुत डिडक्शन में अगर वो रिटर्न हो रहा है तो उसको रिटर्न करके फिर गोल्ड ETF खरीदिए। दैट्स हाउ यू कैन एंजॉय द गोल्ड ज्वेलरी विद द लेटेस्ट डिज़ाइन। ओके। एंड ये तो गोल्ड की बात होगी, Yeah. हम सिल्वर की बात करें तो? अब वेडिंग की बात करते हैं। अब वेडिंग में क्या होता है दीक्षा, कि हमारा तो वो फिक्स्ड है, पर्टिकुलर डेट पे होना ही होना है। अब उसको तो मैं आगे पीछे कर नहीं पाऊंगा, तो मेरा ये एडवाइस है कि अगर किसी को यहाँ से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखती है गोल्ड के अंदर, तो थोड़ा सा तो पैसा आज ही डाल दे, या आप ज्वेलरी के पास जाके उसको बुक भी कर सकते हैं। जैसे किसी को मान लो 20 लाख रुपए का गोल्ड लेना है, भाई आज 3 लाख 5 लाख का कर दे, और जैसे जैसे प्राइस गिरे तो वो और ज़्यादा बुकिंग करेगा, तो उससे उनके एक अच्छा प्राइस बुक हो सकता है। तो इस टाइप से थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, तो ही वो एक बड़ी सेविंग कर पाएंगे। आपने गोल्ड ETF की बात करी, जो कि इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, तो कैन यू आल्सो एक्सप्लेन एंड इलैबोरेट व्हाट ETF इज? ये इट इज़ नथिंग बट अ डिजिटल गोल्ड। जैसे आपका एक होता है आपके पॉकेट में पैसे रखे हैं, दूसरा होता है एक आपके ATM में पैसे हैं। अब उसको कैसे चेक करेंगे, ATM में कार्ड डालते हैं, अपना बैलेंस चेक करते हैं, वो दिखाता है भी 20 लाख रुपए पड़े हुए, तो वो क्या वर्चुअल मनी है। इसी तरीके से गोल्ड वर्चुअल भी होता है, विच इज़ कॉल्ड गोल्ड बीज और गोल्ड ETF, ये दोनों सेम टर्म है। सिल्वर का भी ETF है। तो उसी जैसे आप स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं वर्चुअली, उसी तरीके से आप गोल्ड का ETF भी खरीद सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट अ वर्चुअल गोल्ड। ओके, आपने सिल्वर ETF की बात करी, यहाँ पे आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन सिल्वर इन डिटेल, कि आप, क्योंकि सिल्वर भी बहुत, किसी ने सोचा नहीं था कि सिल्वर का प्राइस इतना हाई चला जाएगा। राइट। वन, व्हाट इज द रीजन, एंड टू, हाउ इफ समबडी वांट्स सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट? देखो दीक्षा, अब अगर कोई बंदा ना सिर्फ इसलिए सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा है कि उसका रेट बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं ले पाएगा। मगर अगर कोई बंदा उसकी ये नॉलेज ले रहा है कि इसका प्राइस क्यों बढ़ रहा है, अब वो सोर्सेज, देखिए इसमें ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज ये है, इक्विटी के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो भाई आप यू कैन गो थ्रू द बैलेंस शीट, यू कैन स्पीक विद द मैनेजमेंट एज वी डिस्कस। बट इक्विटी में ना, सिल्वर में किससे बात करोगे आप? सिल्वर में कोई मैनेजमेंट नहीं होता, कोई बैलेंस शीट नहीं होती, तो अब आप डिमांड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अब वो डिमांड को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है न्यूज़। इसकी न्यूज़ आती है, मगर उससे पहले एक और चैलेंज है, आप ये जो कोई भी सोर्स ऐसे हैं कि जो 100% न्यूज़ देते हो, लेट्स एज्यूम कुछ सॉफ्टवेयर्स है, बट एक तो वो है बहुत महंगे। चलो एक बार मान भी लेते हैं आपने कहीं वो अरेंज कर लिया, कैन यू एनालाइज अ न्यूज़? एनीवन कैन। इज देयर एनी इंस्टीट्यूट और अ बुक हु कैन हु टीचेस अस कि हाउ टू एनालाइज अ न्यूज़? कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे गिरेगा? न्यूज़ से आपको बुलिश और बेरिश तो पता लग जाएगा शायद, मगर आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि भाई ये कितना ऊपर जाएगा, कितने दिन तक जाएगा, कितना गिरेगा। तो इसीलिए अगर आपको उस डेप्थ तक जाना है तो एक्चुअल में आपके पास वो न्यूज़ होनी चाहिए, और वो न्यूज़ के सोर्स देखिए दोस्त बहुत महंगे। रिसेंटली वन ऑफ माई क्लाइंट्स ही बॉट ब्लूमबर्ग।
ओके सॉफ्टवेयर है, पूरी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, इट इज ओवरलोडेड विद द इंफॉर्मेशन एंड द न्यूज़। अब उसका कम से कम कॉस्ट 33 लाख रुपए साल का है। which everybody cannot afford. देखो मतलब मैं बिल्कुल वो एक्चुअल बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो आपको कुछ भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, बट अगर आपको ये समझना पड़ेगा कि जिसकी डेप्थ आप जानते हैं, तभी तो देखिए डेप्थ जानने का मतलब आप रिस्क को समझते हैं। रिस्क आप समझते नहीं, न्यूज़ को एनालाइज नहीं कर सकते, बैलेंस शीट है नहीं, मैनेजमेंट है नहीं, किस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? रेट बढ़ रहा है, रेट गिर भी सकता हो। अब ये देखिए ना कि भाई आप हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो हमें अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर फिर भी कोई करता है, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा चार्ट रीडिंग करता है, चार्ट के हिसाब से भी इसमें एनालिसिस होता है, अगर वो कोई करता है तो दीक्षा फिर आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि सिल्वर का भी इंश्योरेंस लेना चाहिए। Okay. उसका भी इंश्योरेंस होता है, गोल्ड का भी इंश्योरेंस होता है। गोल्ड का इंश्योरेंस करो, सिल्वर का इंश्योरेंस करो, और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करो, तो यस आप इससे अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कराएंगे, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, और कहीं ना कहीं अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि इक्विटी जब ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं देती तो गोल्ड सिल्वर देते हैं, हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है। तो तीनों का इंश्योरेंस करके रखें तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ी बात कर पाएंगे। दिस इज HNI स्टाइल। Okay. मैं मतलब सिंस वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द एंड, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस मैं आपसे और Yeah. पूछूंगी। सबसे पहले तो जो हाउस होल्ड मतलब हाउस वाइफ्स हैं जो घर पे रहते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट का, शेयर्स का उतना आइडिया नहीं है, उनको कहाँ पे सबसे सेफ बेट कहाँ है? पहले ना मैं आपको HNI फैमिलीज़ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ से टॉपिक कनेक्टेड है। मैंने HNI फैमिली में एक बड़ा अच्छा पैटर्न देखा है। वो लोग क्या करते हैं, हस्बैंड ना अपनी बिजनेस या जॉब में होते हैं तो वो लोग वहीं फोकस करते हैं, दे डोंट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। वो लर्न भी नहीं करते ना वो करते। वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को ट्रेनिंग दिलवाते हैं कि आप सीखो। ओके। अब वो क्या होता है, HNI फैमिलीज मतलब वेल सेटल फैमिली, उनको एक तो वो जो उनकी वाइफ होती है, एक तो वो हाईली एजुकेटेड होती हैं, क्योंकि अच्छे परिवार से, वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक तो एजुकेशन होती है। दूसरा, उनके पास टाइम का बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि घर में सर्वेंट्स है, मेड है, कुक है, ड्राइवर है, माली है, सब है, तो उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो वो हस्बैंड क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। उनको भी आंख बंद करके पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते, उनको बोलते हैं पहले आप सीखो। सीखने के बाद उनको बोलते हैं अब आप इन्वेस्टमेंट करो। उनके हाथ में पहले पैसे दिए जाते हैं एक लिमिट में, फिर वो इन्वेस्टमेंट करके स्लोली एंड ग्रेजुअली उन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके उसको ग्रो करते हैं। उनको परसेंटेज में देखा जाता है, और उसके बाद फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट देखे उसको। अब इसके क्या एडवांटेज होते हैं, हस्बैंड अर्निंग पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि पूरी तरह फोकस्ड है, वाइफ इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्ट करके उस पैसे को ग्रो कर रही है। आप यकीन नहीं मानोगे दीक्षा, घर का जो एनवायरनमेंट होता है ना, बड़ा प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि डिनर टेबल पे भी ना आपका यही डिस्कशन हो रहा है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कौन सा सेक्टर, कितने रिटर्न, कहाँ पे क्या करना है, ये सारा। अब एक तो घर में बड़ा अच्छा माहौल होता है, दूसरा एक और इसका इनडायरेक्ट एडवांटेज बताता हूँ। देखो अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी ना तो बच्चों पे भी इम्पैक्ट जाता है, मगर अगर घर में प्रोडक्टिव डिस्कशन होगा तो उसका भी इम्पैक्ट जाता है। वो भी तो सीख रहे हैं। हाँ, तो बच्चों की इनडायरेक्ट लर्निंग हो रही है, इवन दे स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। फिर मदर से तो ज़्यादातर बच्चे सब कुछ सीखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी सीखते हैं। और मैंने ऐसे ना बहुत केस देखे अपनी लाइफ में जहाँ पर हस्बैंड ने बोला मेरे बच्चों को या मेरी वाइफ को आप पढ़ाओ। और ये पैटर्न ना बड़ा अच्छा चल रहा है HNI फैमिली में, और कहीं ना कहीं एक ना टीम की तरह काम होता है फैमिली में। अब आपके सवाल का जवाब जो आपने फीमेल से रिलेटेड पूछा था, मैं देखिए हर उस फैमिली से कोई ये मैसेज देना चाहता हूँ जो एम्बिशियस HNI से, आप लोग ना एक ही बंदे पे सारा बर्डन मत डालें, हस्बैंड पे। वो जॉब भी करे या बिजनेस भी चलाए, बिजनेस चलाना इतना आसान काम नहीं होता मैडम, पता नहीं कितने हेडेक होते हैं उसके सर पे। उसके बाद फिर घर पे बच्चों को भी देखना है, और सोसाइटी भी है, फैमिली भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसके पास, क्यों ना। और फीमेल्स के पास थोड़ा सा ना टाइम का और एजुकेशन का एडवांटेज। और देखिए कई बार कुछ फीमेल्स ना फैमिली को हेल्प करने के लिए जॉब भी छोड़ देती है, देखा भी होगा। तो मैं क्या यहाँ पे थोड़ा सा एक सजेशन देता हूँ कि अगर उनकी वाइफ इन्वेस्टमेंट देख ले अपने फ्री टाइम में, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं कि भाई 5 से 6 ही पढ़ना है, जब आपके पास 2 से 3 घंटे अपनी पढ़ाई करें, अपने हस्बैंड को हेल्प करें, इन्वेस्टमेंट करनी है। और फिर देखिए एक फैमिली एज अ टीम काम करेगी, हस्बैंड वाइफ 1 और 1 2 नहीं होके 11 होके, तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बड़ी अच्छी लेगेसी बना पाएंगे।
और एक्चुअल में फैमिली को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हस्बैंड वाइफ 1 and 1 2 नहीं होंगे, 1 and 1 11 होंगे। आई एम श्योर दिस इज द पॉइंट, दिस इज द हुक फॉर दिस एंटायर एपिसोड। व्यूअर्स, प्लीज डू टेक दिस लर्निंग फ्रॉम मिस्टर कौशिक। दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी वो ये थी कि जो पेंशनर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन है, ऑब्वियसली वो पेंशनर्स हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट है? देखो, उनको इक्विटी मार्केट से तो थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। उनको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो एफडी है या उनका किसान विकास पत्र है या कोई भी, जो हर महीने उन्हें एक डिसेंट पैसे देते हैं, हर महीने कैश विड्रॉल। वोलेटिलिटी से दूर रहना। उनका क्या करना है, उनको अपनी वोलेटिलिटी के लिए उनको बस टच भी नहीं करना चाहिए इक्विटी मार्केट। उन लोगों को तो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उनको रिटायरमेंट एंजॉय करना है। और अगर कोई मतलब रिटायरमेंट के बाद अपनी जो भी हॉबीज़ है उस पर ध्यान लगाना चाहिए। मुझे लगता है, देखिए, इन्वेस्टमेंट एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, फिर हम रिटायरमेंट एंजॉय करो, सारी चीज़ें मेहनत करें। ये और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे समझना चाह रही थी वो ये है कि अब जैसे इन्वेस्टमेंट पे ही क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो व्हेन अ कपल हैज़ अ चाइल्ड, तो उसके लिए क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में बच्चे अब ये भी चाहते हैं कि वो बाहर जाके करें। या इंडिया में भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल एजुकेशन, वो भी महंगी है, तो हायर एजुकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव। तो सबसे पहले जैसे ही कोई घर में बेबी हुआ तो लोगों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले लर्निंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लर्निंग करने के बाद उन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके अपने हस्बैंड के पैसे को इन्वेस्ट करिए, और शुरुआत करिए वहाँ से जिसमें आपकी नॉलेज है, कन्विक्शन है। भाई, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे भी आपने भी बताया कि मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनका डिमांड हो गई इंडिया में। आपको लगता है मेकअप का डिमांड आगे बढ़ेगा? बढ़ेगा? खत्म होगा कभी? नहीं। इससे अच्छा क्या एग्जाम्पल? देखिए, आपकी नॉलेज है, मैं अगर आपसे इसमें 10 क्वेश्चन भी पूछ लूँगा ना, तो आप मेरे को कोई आंसर दे दोगे। इसको बोलते हैं अपनी नॉलेज और अपना कन्विक्शन। उस कन्विक्शन पे आप पैसे लगाइए, मेरे को लगता है आप बहुत बड़ी वेल्थ करोगे। हाँ, तो नॉलेज पहले, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। आई एम श्योर यू बी एबल टू अचीव। अब मैंने बोल दिया डिफेंस में लगाइए, आपको डिफेंस का डी नहीं पता, या मैंने किसी को बताया रेलवे में लगाइए, उसको रेलवे का आर नहीं पता, मतलब वो तो फिर एक स्पेकुलेशन। हाँ, फिर आपको राइट सोर्सेज से, जो भी मैंने फैशन के बारे में बात करी है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्यों डिमांड बढ़ेगी। भाई, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट तो हो ही रही है। अब जो फीमेल्स है वो एजुकेशन भी अच्छी ले रही हैं, और मतलब जॉब में भी है, तो मेकअप इंडस्ट्री तो इम्प्रूव हो रही है। और एक बार कोई भी फीमेल जब घर से बाहर जाती है तो वो तैयार होकर जाती है, मतलब ऐसा नहीं बस उठे और चल दिए। तो वो तो एक नेवर एंडिंग चीज़ है। आप कोई भी क्रीम ले लो, ऐसा थोड़ी ना खत्म नहीं होगी। तो कॉस्मेटिक तो खत्म होगा ही होगा। तो इस डिमांड को आप देखिए, और प्रोडक्ट कौन कंपनी बना रही है इसको देखिए, और पैसे लगाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव बात बताई है विजय जी ने, एंड दिस इंटायर एपिसोड हैज बीन अ बिग लर्निंग फॉर मी। आपके पार्टिंग कमेंट से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। वैसे तो अब सब कुछ डिजिटल इंडिया हो चुका है, हम यूपीआई से पेमेंट्स करते हैं, लेकिन अगेन इंडिया बीइंग अ वेरी ट्रेडिशनल कंट्री जहाँ पे गोल्ड का हम रखते हैं, और अब कैश भी रिजर्व लोगों के पास घरों में होता है, क्योंकि ये माना गया है कि अगर कैश घर पे है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी है, कभी भी कोई इमरजेंसी आ गई तो लोग कैश रखते हैं। तो जो कैश डिपॉजिट लोगों के पास है, अगर वो हार्ड कैश कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो व्हाट आर द बेस्ट एवेन्यूज टू डू दैट? देखो, सबसे पहले तो उनको कैश पे ना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंटेंशन क्लियर है कि आने वाले टाइम में ना शायद वो कैश ट्रांजैक्शन को कम से कम कर देंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी शायद 500 का डिनोमिनेशन भी आने वाले सालों में बंद हो सकता है। दिस इज अ बिग न्यूज़। या तो अब क्योंकि गवर्नमेंट ना सारी चीज़ें स्ट्रक्चर वे में आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जैसे 2000 का डिनोमिनेशन बंद हुआ था, तो ऐसे ही 500 का भी डिनोमिनेशन बंद हो सकता है। तो कैश पे तो बैठना ही नहीं है, क्योंकि इसमें मगर ये भी देखोगे टीयर 2 सिटीज़ में ना काफ़ी लोगों पे बहुत ही ज़्यादा कैश हो सकता है। तो मेरे को क्या लगता है कि उन लोगों को इस कैश को अगर कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है, तो उनको एक तो प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको ये प्रॉपर्टीज़ खरीदनी चाहिए, जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, POA नहीं, रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टीज़ ही खरीदनी चाहिए।
और फिर उनको अगर कैश की ज़रूरत कभी पड़ती है तो उसी प्रॉपर्टी को एज अ कोलैटरल देके कैश रेज हो जाएगा इमरजेंसी। ओके बिक भी सकती है। तो अब आप कैश को फटाफट, मेरे को लगता है कि लोगों को धीरे धीरे उसको ऑर्गेनाइज वे में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की क्लियर इंटेंशन है आने वाले टाइम में उनको करप्शन अगर खत्म करना है तो बड़ी डिनोमिनेशन को हटाना पड़ेगा सिस्टम से। ओके ओके। सो जितने भी लोगों ने अपने घर में स्टेबिलिटी के लिए कैश रखा है, कल वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, तो हाँ। उसको जिस तरीके से विजय जी ने बताया है उस तरीके से आप इन्वेस्ट करें और अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम से बचाएं और एडवांटेजेस पोजीशन में जाएं। लास्टली विजय जी, और पार्टिंग कमेंट्स की आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 20 टिल 60-70, आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? इन्वेस्टमेंट जरूर करें किसी भी एज ग्रुप के हो, मगर आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, मगर जिस दिन आपका पोर्टफोलियो 20 लाख का मार्क पार करता है उसी दिन इंश्योरेंस के साथ करें। जैसे जैसे पोर्टफोलियो नए पीक पे जाए इंश्योरेंस एडिशनल करें। दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट वेल्थ, देन यू कैन अचीव योर HNI एंड अल्ट्रा HNI स्टेट। थैंक यू सो मच मिस्टर विजय कौशिक, आप यहाँ पे आए, आपने मुझे ही इतना कुछ बताया, बिकॉज मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं, एंड आई एम श्योर मेरी जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है। सो दिस पॉडकास्ट, दिस इंटायर इंटरेक्शन इज एक्चुअली अ गोल्ड रिजर्व फॉर पीपल हु रियली वांट टू नो हाउ टू ग्रो देयर वेल्थ एंड हाउ टू बिकम एन HNI। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।